नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बात है फरवरी 2023 की। फरवरी 2023 में भिवानी के अंदर दो नासिर और जुनैद नाम के दो गो तस्करों की गोरक्षकों ने हत्या कर दी। तो उस हत्या से मेवात के यानी मुस्लिम संप्रदाय में बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो गया, खासकर मेवात के क्षेत्र में। तो जब वो तनाव उत्पन्न होगा तो हालांकि प्रयास तो किया बीजेपी ने भी और भी उन्होंने किया, लेकिन वो बात नहीं आई और तनाव होता गया। लेकिन उसी 2023 में दोस्तों, जुलाई के महीने, वैसे हर साल वहाँ पर एक ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकलती है मेवात में। और वो 2023 में वो हर साल सावन के पहले सोमवार को निकलती है। तो 2023 में भी वो जुलाई के महीने में, सावन का महीना था, तो जुलाई में वहाँ पर वो जो जलाभिषेक ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा थी, उस जब वो यात्रा शुरू हुई, हालांकि उसमें 2-3 लाख का आदमी हिस्सा लेते हैं और बहुत बड़ी मान्यता है लोगों की। वो पैदल यात्रा होती है, उसमें एक मंदिर से जाकर यात्रा शुरू होती है और दूसरे भगवान शिव के मंदिर में जाकर ना जलार्पण किया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। तो उसी जलाभिषेक यात्रा के दौरान दोस्तों, एक मोनू मानेसर नाम का एक कोई गोरक्षक है, उसने कोई भड़काऊ पोस्ट डाल दी और वो उसकी भड़काऊ पोस्ट होगी वायरल। तो उस पोस्ट के वायरल होते ही और ज़्यादा तनाव, एक तो पहले से ही तनाव था और उस वायरल के पोस्ट होते ही मुस्लिम समुदाय भड़क गया उसमें। और उसके कुछ कट्टरपंथी लोग थे ना, उन्होंने उस जलाभिषेक यात्रा के ऊपर हमला कर दिया। और उस हमले के अंदर 6-7 लोग तो मारे गए, 60-70 लोग घायल हुए और 150 से ज़्यादा वाहनों को फूंका गया, यानी बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ जान माल का। और सरकार को भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा और उसमें गोलीबारी भी हुई। खैर दोस्तों, लेकिन उस यात्रा के बाद जो मुस्लिम समुदाय है वो और भी ज़्यादा, खासकर मेवात का जो मुस्लिम संप्रदाय है वो बीजेपी से और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया। तो 2024 के जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए तो मेवात में 3 सीट आती हैं। तो बीजेपी ने अपना पूरा प्रयास किया, उम्मीदवार भी उतारे, प्रचार प्रसार भी किया, अपनी तरफ से जो बीजेपी करती है वो उसने किया। लेकिन बीजेपी की इतनी करारी शिकस्त हुई कि वो तीनों की तीनों मेवात की सीटें बीजेपी हार गई और एक सीट पे तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ, उसका करारी शिकस्त मिली बीजेपी को। तो बीजेपी को जो उनको मुस्लिम समुदाय को मनाने का उसका वो था, वो सारा का सारा फेल हो गया। हालांकि इसी दौरान नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी इलेक्शन के दौरान, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम हमारे भाई हैं, हिंदुओं को चाहिए उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता करना। लेकिन न तो इस बात को हिंदुओं ने स्वीकार किया और न मुस्लिम समुदाय था वो बीजेपी से खुश हुआ। और जो बीजेपी के विधायक थे वो हार गए, उसमें जो उम्मीदवार थे वो हार गए। खैर दोस्तों, लेकिन अब दोस्तों, ये जो राज्यसभा के चुनाव हुए ना 16 मार्च को, इसके अंदर बीजेपी ने जो क्रॉस वोटिंग करवाने का खेल खेला, उसमें मेवात के जो 2 कांग्रेस के विधायक थे, एक तो थे मोहम्मद इजराइल और एक थे मोहम्मद असलम, यानी असलम चौधरी या चौधरी असलम के नाम से उनको जाना जाता है। और वो कई बार के विधायक रह चुके हैं और कई पार्टियों से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो उन्होंने वोट क्रॉसिंग कर दी, बीजेपी ने उनको किसी तरह मतलब मैनेज कर लिया। तो उनका नाम आ गया। अब वोट क्रॉसिंग के मामले में जब वो आ गया नाम उनका, तो पकड़े गए। तो उन्होंने बजाय जैसे और दूसरों ने वोट क्रॉसिंग किया, उनके वोट कैंसिल किए, उन्होंने तो ये कहा कि हम हमारी जान पूछ के की, हमने तो की नहीं, हमने तो भूपेंद्र हुड्डा जी को अपनी वोट दिखाए थे। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने खुल के ये कहा कि हमने वोट क्रॉसिंग की है। और उसमें जो मोहम्मद इजराइल हैं, उन्होंने तो खुलेआम ये कहा कि मुझे तो उसको सबक सिखाना था कांग्रेस को, इसलिए मैंने जानबूझ के वोट क्रॉसिंग की और मैं अब बीजेपी में जाऊंगा और बीजेपी के उससे विकास कार्य करवाऊंगा। तो ये चीज़ें, जब इस तरह की चीज़ें हुई तो बीजेपी की दोबारा से आंखें चमकी और बीजेपी ने मेवात के अंदर अपना कार्यक्रम चला दिया, यानी जो अपनी बिसात है, शतरंज की जो बिसात है वो शुरू कर दी है। और मुस्लिम वोटों को अपने अंदर शामिल करने के लिए न सिर्फ मोहम्मद इजराइल को, बल्कि उसको भी एश्योरेंस दिया, मोहम्मद असलम को भी वो दिया कि हम पूरे विकास कार्य करवाएंगे। और मोहम्मद असलम और मोहम्मद इजराइल दोनों ही मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिले और अब अगली बार नायब सैनी जी ने वहाँ आकर अपनी रैली करने की, विकास कार्य करवाने की हाँ भी भर दी। खैर, लेकिन दोस्तों, अब जो बीजेपी मेवात के अंदर मुस्लिम समुदाय को साधने का प्रयास कर रही है और उसमें उसने अपने सेनापति बनाए हैं, यानी जो जिम्मेदारी दी वो राव नरवीर जी को दी है।
और मैं एक पोस्ट देख रहा था अभी 2-3 दिन पहले की, तो राव नरबीर जी ने उसमें इतनी तारीफ़ की, मुस्लिम समुदाय की भी तारीफ़ की, और उसमें जो मोहम्मद इज़राइल थे वो उनके साथ खड़े हुए थे और उनको अपना भाई बताया कि ये मेरे भाई हैं। और जब भी भले ही ये कांग्रेस में रहे हो, लेकिन इन्होंने मेरे को जब भी जो भी काम बताया मैंने इनके काम पूरे किए और आगे भी अपने भाई के रूप में मैं इनके काम पूरे करता रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी ने जो राव नरबीर जी को मैदान में उतारा है, उनके कंधे पर जो बंदूक रखी है, उसमें राव नरबीर जी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास शुरू कर दिया है। और जल्दी नायब सैनी जी की भी वहाँ पर वो होने लग हो जाएगी, और वो अपनी लंबी चौड़ी घोषणाएं करेंगे मेवात के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक पॉइंट और है। हालांकि अहिरवाल के जो मेरे हिसाब से सबसे बड़े नेता हैं वो राव इंद्रजीत जी हैं, और राव इंद्रजीत जी नो डाउट राव नरबीर जी से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनकी ये जो ताकत है ना, ये बीजेपी के कुछ नेताओं को खटक रही है, और वो पिछले 10 साल से लगातार कोशिश करने लग रहे हैं कि किसी तरह इंद्रजीत जी की ताकत को कम किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर कभी विपरीत परिस्थिति आ गई तो राव इंद्रजीत जी अहिरवाल के इतने बड़े नेता हैं कि वो अगर उन्होंने इधर-उधर को वो कर दिया तो बीजेपी की सत्ता जा सकती है। इसलिए बीजेपी की के कुछ नेताओं की ये कोशिश है कि राव इंद्रजीत जी की ताकत को कम किया जाए, और इसीलिए जहाँ 2014 में उनके कहने से सीटें जितनी उन्होंने मांगी उतनी सीटें देगी, बल्कि अब की बार 2019 के चुनाव में 2014 नहीं 2019 के चुनाव में उनको मुँह मांगी सीटें देगी, और अब की बार उनकी सीटें और भी कम कर देगी। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि उनको राज्यसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, और उनके कहने से सिर्फ एक आरती राव जी की टिकट दी जाएगी। लेकिन वो तब दी जाएगी जब बीजेपी को ये लगेगा कि परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हैं, और वो परिस्थितियाँ अनुकूल जब होंगी जब भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे अब तक करते रहे हैं सीटिंग गेटिंग का फार्मूला, अगर 2029 के चुनाव में भी वो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाएंगे और टिकट दिलवाएंगे वर्तमान विधायकों को, जिसमें से काफ़ी ऐसे विधायक हैं जिनकी जीतने की स्थिति न पिछली बार थी न अब की बार है, तो उसमें सुविधाजनक स्थिति होगी बीजेपी के लिए। और ऐसी स्थिति में वो राव इंद्रजीत जी के कहने से कम वो करके ने, और राव नरबीर जी को ज़्यादा वो करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करने लग रही है। और अगर 2029 के चुनाव में अगर एक भी सीट बीजेपी की आ जाती है मेवात के अंदर, तो उसका सारा क्रेडिट दिया जाएगा राव नरबीर जी को, ताकि अहिरवाल के अंदर राव नरबीर जी को स्थापित किया जा सके, उनका कद बढ़ाया जा सके, और उनको पैरेलल किया जा सके राव इंद्रजीत जी के। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सोचना है कि राव इंद्रजीत जी इतने कद्दावर नेता हैं, इतने लोकप्रिय नेता हैं कि शायद राव नरबीर जी उनका जो सामना या लगा लीजिए या बराबरी कहिए या फिर उनको सुपरसीड करना, वो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। खैर लेकिन ये तो अपनी अपनी रणनीति होती है, पता नहीं क्या रणनीति कैसी रणनीति हो बीजेपी की, तो आने वाले टाइम में तो ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन खैर दोस्तों तो राव नरबीर जी ने अपनी पूरी वहाँ पर ताकत लगा दी और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब मेन बात ये है कि आने वाले टाइम में क्या बीजेपी को कामयाबी मिलेगी? तो दोस्तों मुझे इसमें शक है, बीजेपी को इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई कामयाबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो 2 नेताओं के ऊपर मोहम्मद इज़राइल और मोहम्मद असलम के ऊपर जो बीजेपी अपना दाँव खेलने लग रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी कम से कम ये तो हो ही गई है। भले ही वो कितना ही कह दे कि मैं विकास के कार्य करवाऊँगा और मैं ये करूँगा और वो करूँगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी को वोट देगा 2029 के चुनाव में। और इधर से एक डबल गेम मोहम्मद इज़राइल ने और खेला है कि उन्होंने अपने लड़के को उतार दिया अपने ही खिलाफ। यानी एक बार मैंने बताया था कि मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को स्थापित करने के लिए कैसे वो खेला था, ड्रामा खेला था, ताकि जो उनके भाई हैं उनको सत्ता से दूर किया जा सके। खैर उस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर उसमें बीजेपी टिकट देती है उनके लड़के को, नीरज चौधरी हैं जो उनका मोहम्मद इज़राइल का लड़का, तो मुकाबला रोचक होगा। लेकिन अब एक मामला इसमें और भी आ रहा है कि नीरज चौधरी या जो उनका लड़का है, उन्होंने अभी से भूपेंद्र हुड्डा की मतलब बुराई करनी शुरू कर दी है, तो ये निश्चित रूप से कि वो अब भूपेंद्र हुड्डा विरोधी गुट में गिने जाएंगे, और ये उनके लिए नुकसानदायक रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी ने सॉरी कांग्रेस ने अगर उनको टिकट दे भी दी, तो बदले में डेफिनेटली जो भूपेंद्र हुड्डा है वो उनके मुकाबले में अपना कोई उम्मीदवार उतार देंगे, और भले ही वो सीट हारनी पड़े, लेकिन उनके लड़कियों को जीतने नहीं देंगे। जैसे कि ये जो ब्रजेश
ब्रजेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी के लड़के, उन्होंने कहा था कि मेरे मुकाबले में भूपेंद्र हुड्डा जी ने दूसरे जाट उम्मीदवार को उतार दिया और मैं इसलिए हार गया, तो वही पुनरावृत्ति होगी मेवात के अंदर। उस सीट के ऊपर अथीन सीट है जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ेंगे, मोहम्मद इजराइल या उनका लड़का। तो ये परिस्थितियाँ होंगी और मुझे लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन मुस्लिम समुदाय उनकी तरफ से, खासकर हरियाणा का तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो पहले ही इस चुनाव के अंदर भी इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि वो मनोहर लाल खट्टर जी को वो हटाना पड़ा, लेकिन किसी तरह श्याम दाम दंड भेद उसके कारण जीत भी गई। तो अगली बार तो एंटी इनकम्बेंसी और भी होगी। और सबसे बड़ी बात एक मैंने ये कहा था कि हरियाणा के अंदर जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो नरेंद्र मोदी जी के कारण हैं, और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगने लग रहे हैं, लड़कियों के बारे में आरोप लगने लग रहे हैं और दूसरे ट्रंप के सामने झुकने के या देश को झुकाने के आरोप लगने लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 2029 के चुनाव में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये स्थिति मुश्किल में डाल देगी हरियाणा को। क्यों? क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और बाद में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो ये परिस्थितियाँ उसके लिए मुश्किल डाल देंगे। और अगर मेवात की उसमें अगर ऐसी परिस्थिति आई तो मेवात में तो और भी ज़्यादा जो ये मेहनत है मोहम्मद इजराइल की या असलम की, ये मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाएगी। और बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि मेवात के अंदर आने वाले टाइम में किसी तरह का कोई फ़ायदा होगा। बाकी राजनीति है दोस्तों, राजनीति में कभी कोई फिक्स तो वो होता नहीं, पता नहीं 2029 तक अभी तो 3.5 साल हैं, क्या परिस्थितियाँ हो, कैसी परिस्थितियाँ हो, वो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं। लेकिन वर्तमान में मुझे लग रहा है, मेरा जो विश्लेषण है उसके अनुसार ऐसा ही है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको एक चीज़ और, सॉरी बीच में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस मेवात के एरिया में दोस्तों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने काफ़ी विकास के कार्य करवाए थे, और उस विकास के कार्यों का जो फ़ायदा होगा वो अभय चौटाला जी को होगा, जजपा को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ओम प्रकाश चौटाला जी की विरासत है वो जो अभय सिंह चौटाला जी के पास है, वो INLD है, वो जो पार्टी वो भी उन्हीं की पार्टी है। और आज के दिन JJP को इनेलो के कंपटीटर पार्टी माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेवात के एरिया में JJP को फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर कुछ बेनिफिट होगा तो इनेलो को बेनिफिट होगा, जो अभय सिंह चौटाला जी को बेनिफिट होगा उन विकास कार्यों की बदौलत। खैर दोस्तों, आने वाले टाइम में देखते हैं जैसा भी है जो भी है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है या नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना विश्लेषण है, और विश्लेषण में तो ज़रूरी तो नहीं कोई भी विश्लेषण है वो ठीक ही हो सकता है, वो गलत हो। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।